नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जीते जी सास का जीना हराम कर दिया। और सास के मरने के बाद बहू ने उनका दिया हुआ पैकेट खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर क्या था उस पैकेट में? आइए देखते हैं इस कहानी में। मोहन जी की मौत के बाद से तो जैसे अब सुमित्रा जी की जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। हालांकि उनका बेटा राजीव अपनी माँ की हर ज़रूरत का ध्यान रखता था, लेकिन इस उम्र में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सुमित्रा जी के घर में उसकी सबसे ज़्यादा कमी थी। और वह था शांतिपूर्ण और अपनेपन भरा वातावरण, जहाँ इंसान खुशी खुशी अपना जीवन जी सके। लेकिन सुमित्रा जी के घर में यह वातावरण बन पाना असंभव था। इसका कारण थी उनकी अपनी बहू संजना। यूं तो यह संजना का रोज का ड्रामा था। किसी न किसी बात को लेकर बस सुमित्रा जी के सर पर चढ़ बैठती थी। ऐसा ही आज हुआ, जब रोज सुबह की तरह सुमित्रा जी आज भी सुबह सुबह मंदिर जाने को तैयार हो गईं। वह रोज प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। अभी दरवाजा खुला ही था कि उनकी बहू संजना अपने पति राजीव से बोली, मैं तो तुम्हारी माँ की खिटपिट से परेशान आ गई हूँ। तुम्हारी माँ सोने भी नहीं देती हैं। अरे क्या बीमारी है इनको, जो सुबह सुबह उठकर खिटपिट करने लग जाती हैं। मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। अरे इनको जल्दी उठने की बीमारी है तो शौक से उठें, पर यह खिटपिट करके मेरा सोना क्यों हराम करती हैं। खुद तो निकल जाती हैं मंदिर को सुबह नहाकर, और मुझे सोने भी नहीं देती। फिर पूरे दिन घर में काम मुझे ही देखना होता है। वे पूरे दिन करती ही क्या हैं, हुक्म चलाने के अलावा। गुस्से में चिल्लाती हुई संजना बोली, लेकिन संजना एक बात तो बताओ, ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन तुम ही काम करती हो घर के। झाड़ू बर्तन करने के लिए तो मैंने एक काम वाली रखी हुई है। संजना राजीव से कुछ कहती, राजीव ने उसकी बात को काटते हुए कहा, संजना आजकल तुम्हारे चेहरे पर बहुत डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। माँ की ज्यादा चिंता मत किया करो, वरना समय से पहले ही बुढ़िया दिखने लगोगी। फिर मुझे न कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं। राजीव ने झूठ मूठ ही बात को घुमाते हुए कहा, डार्क सर्कल्स और मेरे? सच्ची में क्या राजीव, तुम सच्ची कह रहे हो? संजना भागी भागी शीशे के सामने गई और अपना चेहरा शीशे में देखती हुई राजीव से बोली, कहाँ हो रहे हैं डार्क सर्कल्स? ओह, तो अपनी माँ की वजह से मुझसे झूठ बोला जा रहा है। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। अगर माँ के पीछे ज्यादा पड़ोगी तो ज्यादा जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। अब भी समय है, सुधर जाओ और माँ को समझो, वरना कल को तुम्हें बहुत पछतावा होगा। कहता हुआ राजीव अपने कमरे से बाहर चला गया। गुस्से में नाक चिढ़ाते हुए संजना बोली, मुझे उनकी कमी कभी भी महसूस नहीं होने वाली। राजीव, तुम्हारी गलतफहमी है ये। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस बुढ़िया से कब मेरा पीछा छूटे। बुदबुदाती हुई संजना बोली, जाने कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। मैं तो थक गई हूँ इसका बोझ ढोते ढोते। अब तो इस घर में इस बुढ़िया की शक्ल भी बुरी लगने लगी है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। संजना कभी अपनी सास को समझ ही नहीं पाई, या कहो कि उसने अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलकर देखने की कोशिश ही नहीं की। अपनी सास को जानने की, उनके व्यवहार बर्ताव या उनके व्यक्तित्व को जानने की। वह अपनी धुन में ही मस्त रहती थी और अपनी सास सुमित्रा जी से कोई भी बात साझा करना, यहाँ तक कि घर में होने वाली किसी भी बात या फैसले में वह उन्हें शामिल करना बिल्कुल जरूरी नहीं समझती थी। राजीव ही अपनी माँ से आकर कभी भी किसी चीज के बारे में सलाह ले लिया करता था, पर फिर भी होना तो वही था जो संजना सोच लेती थी। अगर राजीव उसकी बात ना मानकर अपनी माँ की सलाह मान लेता
तो वह उसकी जान खा लेती। जरा जरा सी बातों पर घर में क्लेश मचा देती थी, जिसके कारण घर में सभी का मन परेशान रहता। इसलिए कई बार तो राजीव उससे बिना बताए कुछ छोटे मोटे फैसले अपनी माँ की सलाह से ले लिया करता था। घर का माहौल संजना ने इतना बेकार बना दिया था कि अब यदि किसी को क्लेश ना करना होता तो सब उसकी ही बात माना करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, जबकि संजना की सास सुमित्रा जी एक सुलझी हुई और खुले विचारों की पढ़ी लिखी महिला थीं और अपने समय पर वह पढ़ लिख कर बहुत कुछ करना चाहती थीं। स्कूल में अध्यापिका बनने का उनका सपना था, लेकिन जैसे ही सुमित्रा जी की पढ़ाई पूरी हुई तो उनके घर वालों के सामने उनकी एक न चली और सुमित्रा जी के घर वालों ने उनकी शादी कर दी। सुमित्रा जी ने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुमित्रा जी की एक न सुनी और उनकी शादी मोहन जी से संपन्न कर दी गई। शादी के बाद सुमित्रा जी जब घर में बहू बनकर आईं, तो उनके पति के सहयोग से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। सुमित्रा जी के पति एक बहुत अमीर व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन वह एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। जब सुमित्रा जी ने उनसे अपनी पढ़ाई की इच्छा जताई और उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब किए हामी भर दी, सुमित्रा जी भी इतना सहयोग करने वाला जीवन साथी पाकर बहुत खुश थीं। लेकिन सुमित्रा जी के जीवन में कठिनाइयां खत्म नहीं हुईं, क्योंकि उनके पति जितने ज्यादा समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनकी सास उतनी ही मक्कार और कलेशियाई औरत थी। वे दिन रात सुमित्रा जी के पीछे पड़ी रहती, ये न किया वो न किया, ऐसे कर वैसे कर। उनकी इस आदत से सुमित्रा जी काफी परेशान हो गई थीं। बेचारी घर में इतने सपने लिए बहू बनकर आई थीं। पहले सुमित्रा जी को लगा कि शायद पुराने जमाने की हैं, इसलिए मेरा लेट तक सोना इनको भाता नहीं होगा। तो बेचारी सुमित्रा जी ने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि उनकी सास को गुस्सा ना आया करे। लेकिन सुमित्रा जी की सास ने तो जैसे सोच ही रखा था कि कलेश मचाना ही है। उनको सुमित्रा जी का पढ़ना लिखना बिल्कुल न भाया, तो उन्होंने उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। घर में कलेश ना हो इसीलिए बेचारी सुमित्रा जी ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर गृहस्थी के कामों में उलझकर ही रह गईं। उनका अध्यापिका बनने का सपना भी धरा का धरा रह गया, पर फिर भी उन्होंने उफ तक न की और चुपचाप सब कुछ सहती रहीं। हालांकि उनकी पढ़ाई छूट जाने का दर्द उन्हें हुआ तो सही, लेकिन उनसे ज्यादा तकलीफ उनके पति मोहन जी को हुई। यहाँ तक कि उन्होंने तो सुमित्रा जी से कहा भी था कि वह अपनी पढ़ाई न छोड़ें, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर सुमित्रा जी ये अच्छे से जानती थीं कि मोहन जी के अलावा उनकी सास और ससुर जी का कोई और सहारा भी तो नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी तो उनकी सास को ये बात रास ना आएगी और फालतू में घर में कलेश होगा। इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ना ही उचित समझा। लेकिन फिर भी उनकी सास को चैन ना आता। वे बेचारी सुबह जल्दी उठकर काम करती तो उनकी सास चिल्लाती, अभी से उठकर कामों में लग गई है, अभी से रोटी बनाकर रख देगी, फिर पूरे दिन सोएगी तब भी। अरे मुझे तू ये बता कि ऐसा कौन सा 20-25 लोग रहते हैं इस घर में, तो तू 4 बजे से उठकर काम करने लग जाती है। अरे 4 ही तो प्राणी है इस घर में, आराम से उठ जाया कर, पूरे दिन और कहीं तो जाना होता नहीं है, यही चूल्हे चौके का काम है, इसमें भी इतनी सुबह क्यों उठ जाती है तू। और अगर सुमित्रा जी लेट तक सोती रहती तो भी उनकी सास चिल्लाती कि महारानी है, आराम से उठेंगी, इनके घर में कोई काम धाम नहीं है, ऐसे कैसे उठ जाएंगी, जब तक सूर्य देवता इनको दर्शन न दे दें तब तक इनकी नींद कहाँ खुलती है। अरे
हम जब बहू थे तो इतने बजे उठ जाया करते थे, अपनी सास को तो काम की भनक भी नहीं लगने देते थे। एक हमारी बहू है जिसको किसी काम का सलीका नहीं है। सुमित्रा जी की सास हर समय बस चिल्लाती ही रहती थी। जरा जरा सी बात पर सुनाना उनको भाता था। मोहन जी अपनी माँ के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहते और अगर बेचारे गलती से कभी सुमित्रा जी की तरफदारी में कुछ कह देते तो उनकी माँ के ताने और भाषण शुरू हो जाते कि कल की आई बहू के लिए माँ से जुबान लड़ाई जा रही है। मेरा बेटा मेरा रहा ही नहीं, बहू ने उस पर जादू कर दिया है। हे भगवान, ये दिन देखने के लिए मैंने इतने कष्ट सहे कि मेरा बेटा अपनी बीवी के आने पर ऐसे करेगा। इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। ऐसी ही और 50 बातें सुमित्रा जी को सुनने को मिल जाती थीं। बेचारी सुमित्रा जी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी सास के इस अत्याचार के लिए कभी उनसे कुछ न कहती। खैर, धीरे धीरे समय बीता और सुमित्रा जी के घर में एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। उनमें से बेटे का नाम उन्होंने बड़े प्यार से राजीव और बेटी का नाम मीना रखा। अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई सुमित्रा जी ने अच्छे स्कूलों से कराई, लेकिन जब राजीव बड़ा हुआ तो उसको हॉस्टल भेज दिया गया और मीना अपनी माँ को अकेले छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी, तो उसको शहर के ही बड़े कॉलेज में पढ़ाया गया। कॉलेज में पढ़ते समय मीना को एक लड़का पसंद आ गया, तो दोनों बच्चों के घर वालों ने मिलकर उनकी शादी करा दी। अब बेटी की शादी के बाद सुमित्रा जी बिल्कुल अकेली हो गई थीं। कुछ समय बाद सुमित्रा जी की सास का देहांत हो गया। उन्होंने इतना सब सहने के बाद भी कभी अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं की। अब राजीव कॉलेज में आ गया था और कॉलेज से ही उसका प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उधर मीना अपने ससुराल में बहुत खुश थी और अपनी बेटी को खुश देखकर सुमित्रा जी और मोहन जी भी बहुत खुश थे। लेकिन मीना की शादी और अब सास के देहांत के बाद सुमित्रा जी बहुत अकेली हो गई थीं। जब तक सास जिंदा थी तो उनकी किटपिट ही सही, कम से कम कुछ तो था। लेकिन सुमित्रा जी मन ही मन एक बात सोच चुकी थीं कि जब वे राजीव की शादी करके बहू को अपने घर लेकर आएंगी तो अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, उसकी छोटी बड़ी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगी, कभी भी उसको कोई कमी नहीं होने देंगी, हमेशा उसका ध्यान रखेंगी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह वे अपनी बहू के साथ भी रहेंगी। वे हमेशा यही सोचती और कहती, मैं कभी भी अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी जैसा मेरी सास ने मेरे साथ व्यवहार किया है। अब ये समय भी आ गया और सुमित्रा जी बहुत सारे सपने अपनी आंखों में संजोए अपनी बहू को अपने घर लाईं। बहू जब घर आई तो सुमित्रा जी ने उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी छोटी से बड़ी हर जरूरत का सामान उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। संजना के आने से सुमित्रा जी बहुत खुश थीं, पर संजना बिल्कुल उनकी सोच के विपरीत निकली। पता नहीं क्या मानसिकता लेकर आई थी वह। उसने कभी अपनी सास से अच्छे से बात नहीं की। सुमित्रा जी जो कहती संजना हमेशा उसका उल्टा ही करती। सुमित्रा जी के तो जैसे सारे सपने चकनाचूर हो गए। बेचारी सुमित्रा जी ने क्या क्या उम्मीद लगाई थी, क्या क्या सपने देखे थे, पर संजना ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। संजना एकदम घमंडी स्वभाव की थी। सुमित्रा जी ने फिर भी सोचा कि चलो बच्ची है, सुधर जाएगी, पर संजना ने तो कसम खाई थी जैसे कि उसको किसी की सुननी ही नहीं है। सुमित्रा जी ने एक दिन उससे चाय बनाने को कह दिया तो बोली, मम्मी जी अगर चाय बनाओ तो मेरे लिए भी बना लेना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और यह कहती हुई वह कमरे में चली गई।
अब तो सुमित्रा जी गलती से भी अगर संजना से कुछ कह देती तो संजना घर सर पर उठा लेती। इसलिए बेचारी सुमित्रा जी ने उसे सब कुछ कहना बंद कर दिया। पर सुमित्रा जी अब मन ही मन घुटने लगी थीं। फिर एक दिन संजना के घर दो बेटी बेटों ने जन्म लिया तो सुमित्रा जी फूली न समाईं। उन्होंने संजना की खूब अच्छे से देखभाल की। धीरे धीरे समय के साथ बच्चे बड़े होते गए और सुमित्रा जी अब बूढ़ी होने लगीं। मन ही मन घुटन होने की वजह से वे अक्सर बीमार रहने लगी थीं और एक दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। आज सुमित्रा जी यानी कि संजना की सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू संजना अब उकता गई थी। पता नहीं ये रिश्तेदार कब जाएंगे और कितनी देर ये झूठ मूठ के आंसू बहाने पड़ेंगे। बुदबुदाती हुई संजना बोली। खैर शाम तक एक ननद मीना को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब तो बस संजना को इंतजार था। सास की विरासत में छोड़ी हुई चीजें मुझे कब देखने को मिलेंगी, अलमारी कब खुलेगी, उसमें क्या क्या होगा। उसको सास के मरने का 1% भी अफसोस न था। अगर कुछ था तो बस लालच देखने का कि क्या क्या अब उसको अलमारी में देखने को मिलेगा, क्या क्या उसकी सास छोड़कर गई है उसके हिस्से में। उनकी अलमीरा की चाबी की जानकारी केवल ननद मीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमीरा खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने सारे के सारे गहने और जेवर इकलौती पोती सिम्मी और बेटी मीना के नाम किए थे। अलमारी में जितना भी कैश रखा हुआ था उन सारे रुपयों पर बेटे राजीव का अधिकार था। बाकी सुमित्रा जी की अलमारी में जितने भी सुमित्रा जी के पुराने कपड़े थे उन सभी कपड़ों को जरूरतमंद गरीब महिलाओं में बांट दिया जाए, ऐसा उस कागज में सुमित्रा जी ने लिखा था। संजना सोच में पड़ गई कि माँ जी ने सबके लिए सब कुछ छोड़ा है, फिर मेरे लिए क्या है। गहने भी दीदी और सिम्मी को दे दिए और कैश भी राजीव को दे दिया, फिर क्या माँ जी ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कि तभी कोने में एक सील बंद पैकेट था। उसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन इस लिफाफे को बहू केवल तब खोले जब मेरे पोते अनुज की शादी कर ले और उसकी शादी की पहली सालगिरह पर जब बहू सालगिरह मनाए वो इस लिफाफे को अनुज की सालगिरह के बाद ही खोल सकेगी, मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार। तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिए। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। अब अनुज की शादी होकर आराधना घर में बहू बनकर आई तो संजना ने चैन की सांस ली। संजना ने सोचा कि अब उसकी बहू के साथ वो अच्छे से रहेगी। बहू आराधना के घर में आते ही संजना ने कुछ राहत महसूस की। अब संजना चाहती थी कि घर की जिम्मेदारी अपनी बहू के कंधों पर सौंपकर वे चैन की सांस ले और अब वह अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे कान से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास संजना को अपनी रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और संजना हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती हैं। और संजना ने भी तो अपनी सास के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था। ये तो बीते जमाने हुए।
कि गई सदी के इतिहास के वे पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुओं ने वे पन्ने फाड़ कर ही फेंक दिए। आजकल की बहुएं कहाँ किसी की कोई बात सुनना पसंद करती हैं। ये तो सुमित्रा जी के समय की बात रही कि उन्होंने अपनी जालिम सास को झेला, पर संजना ने अपनी इतनी अच्छी सास की कदर कभी नहीं की। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू अकेले ही स्वतंत्र रहना चाहती है। उन्हें किसी की रोक टोक आजकल कहाँ रास आती है, और इसके लिए जाल बुनती ही रहती हैं और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती हैं। आखिर उसने भी तो यही किया था ना अपनी सास सुमित्रा जी के साथ। वो पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, सुलझे विचारों की महिला थी और अपनी पुराने विचारों की सास के मिले हुए कष्टों को भूलकर संजना को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन संजना उनके साथ हंसी खुशी रहना तो दूर ही की बात है, क्षण भर भी खुशी न दे सकी थी उन्हें। आज जब उसके बेटा बहू ने उसका जीना हराम कर दिया, तब उसे एहसास था कि उसकी सास कितनी दुखी रहती होंगी। वे बेचारी कितना कुछ झेल रही थी, वह भी केवल अपनी इस नक चढ़ी बहू के कारण। और आज जब उसे उसकी जैसी बहू मिली तो पता चला, आज उसे अपनी सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही संजना के बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक लॉकर जाकर अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। मन में हजारों सवाल लिए वे वहां उस पैकेट को अपने साथ ले आई। वह उस पैकेट को खोलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल और उत्सुक थी। आखिर सालों से उसका इंतजार जो कर रही थी। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। जैसे ही संजना ने उस पैकेट को खोला तो वह सन्न रह गई और चौंकते हुए उस पैकेट के अंदर झांकने लगी, जिसके अंदर उसकी सास के तय किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गईं। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी, जो उसकी सास ने उसके लिए अपनी ओर से वसीयत में दिए हुए कागज में लिखे हुए थे। संजना वे कागज पढ़ने लगी जिसमें उसकी सास ने लिखा था, बहू, ये वे रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्यु पर्यंत अपनी मृत्यु के समय तक आंसू पोंछती रही। अपनी सास का यह छोटा सा पत्र पढ़कर संजना की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से अपनी सास की आवाज सुनाई दी, बहू, रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। तब उनमें से एक नया रुमाल उठाकर संजना ने अपने आंसू पोंछ लिए। कर्मा कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। आपको अच्छा करने का फल देर सवेर मिले ना मिले, पर यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी का बुरा ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नई वीडियो में।